हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम जीके गुप्ता है और मैं अभी आप लोगों को क्लास 10th का जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें आपको बोर्ड क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कवर करा रहा हूँ, वो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तो हमने आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में ये 5 क्वेश्चन दिया था जो कि प्रीवियस ईयर था, यानी कि पिछले बार पूछा गया था। तो चलिए इन्हीं 5 क्वेश्चन का हम डिटेल्स एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि जो वही आंसर हमारा जो सही था वो कैसे सही था, उसके सही होने के पीछे का कारण क्या था, वो सब जान लेते हैं। तो चलिए, ये आप लोगों को स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है। तो इसका हमने आंसर दिया था अनंत। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन ये अनंत होती कैसे है। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं कि आखिर दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या कैसे होती है। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, तो इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम आपको ये समझाएंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या कैसे हो सकती है। तो जैसे देखिए, आप लोगों ने रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में जाना होगा, तो आपने ये जाना होगा कि रियल नंबर आखिर किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम संख्या रेखा पे सूचित कर सके, यानी कि डिनोट कर सके। संख्या रेखा यानी कि ऐसी लाइन आपने जाना होगा जो बीच में जीरो रहता है, इसको हम इसका क्या बोलते हैं, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। फिर इधर प्लस अनंत तक यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक हमारा वैल्यू जाता है, और इसके बाएं साइड जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। तो जो भी रियल नंबर्स होता है उसको हम संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सूचित कर सकते हैं। तो वो सारी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर्स होता है। तो ये तो आप जान रहे हैं। अब रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल यानी कि परमेय और अपरमेय दोनों संख्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जो होता है, हमारा जो वास्तविक संख्या होता है वो परमेय और अपरमेय दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि दोनों संख्याओं से बना होता है। यानी कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर संख्या रेखा पे लेते हैं, जैसे कि हमने दो रियल नंबर 1 और 3 लिया, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसमें रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो अब जैसे देखिए, कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं उसके बीच में हमें एक दूसरा रियल नंबर मिल जाता है। वो कैसे मिलता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, हमारे पास क्या है, ये 1 और 3 है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 1 क्या है, 3 से छोटा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि 1 और 3 का मध्य मान लेते हैं। मध्य मान यानी कि इसका जो एवरेज होता है यानी कि मीडियन जो होता है वो हम लेते हैं। तो मध्य मान कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि 1 क्या है, 3 से छोटा है। तो इसका मध्य मान निकालने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन एक तरीका यह है कि ये जो हमारा जो इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो भी दो पॉइंट है, यानी कि जो भी दो संख्याएं दिए गई उस दोनों को जोड़ दें और फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम उस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के बीच का मध्य मान निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हम 1 और 3 को जोड़ रहे हैं और फिर इसको जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, तो 4/2 यानी कि 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 2 जो होगा वो क्या होगा, 1 और 3 के बीच का मध्य मान होगा, जो कि आप देख भी रहे हैं। क्योंकि 2 मध्य मान इसलिए क्योंकि 2 से 3 का उतना ही दूरी है जितना 2 से 1 का दूरी है। यानी कि 2 क्या है, 1 और 3 के बीच का यानी कि सेंटर का पॉइंट है। तो इस तरीके से मध्य मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में एक दूसरा रियल नंबर ढूंढ सकते हैं। वो आपको कोई भी रियल नंबर दो, जरूरी नहीं कि 1 और 3 ही हो। 1 के जगह पे कोई भी, यानी कि हम कोई भी ए ले सकते हैं और कोई भी बी, जहाँ पे ए और बी हमारा क्या वेरिएबल है, यानी कि कोई भी रियल नंबर है जहाँ पे एक क्या होना चाहिए, दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन हो, यानी कि इस तरीके का जब हमारे पास कंडीशन दिया हो, तो इस कंडीशन में हम कोई भी एक नया रियल नंबर्स इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। और ये जो नियम है वो परमेय और अपरमेय संख्या के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या वो भी क्या है, एक रियल नंबर सी है। क्योंकि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कुछ नहीं बल्कि परमेय और अपरमेय संख्या का मिश्रण है।
तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को हम क्या रियल नंबर से बोलते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या ही बोलते हैं। तो चाहे वो हमारा वो प्रमेय संख्या हो या अप्रमेय संख्या, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपको कोई भी संख्या दिया हो, उस दोनों के बीच में आप आसानी से एक दूसरा प्रमेय या अप्रमेय या कोई रियल नंबर निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या है कि आप इस दोनों को जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि इसके बीच का जो संख्या होगा वो क्या होगा, वो होगा a प्लस b/2, यानी कि इस तरीके से हम एक रियल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पे जो अनंत वो कैसे, वो हम समझाते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया, 1 और 3 के बीच में एक रियल नंबर्स निकाला, या जैसे देखिए या प्रमेय संख्या ही ले ले। अब यहाँ पे क्या है कि हमें प्रमेय संख्या पूछ रहा है, तो अब प्रमेय संख्या किसको बोलते हैं उसका डिफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्रमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो प्रमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और हमारा जो p और q है वो क्या है, वो इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम डिसाइड कर लेते हैं। इसको रिसाइज करके फिर हम समझाते हैं कि वो प्रमेय संख्या किसको बोलते हैं, क्योंकि आपका डिफिनेशन भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारा ये जो p और q है वो क्या है, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक है। तब ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक आप जानते हैं कि +1 चाहे -1 या 0 या -2 या +2, यानी कि जो रियल नंबर्स पे है इधर 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, यानी कि राइट साइड में अनंत तक की संख्या प्लस अनंत तक की, और लेफ्ट साइड में भी माइनस अनंत तक की संख्या जो भी है वो क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। यानी कि कोई फिक्स संख्या होना, ऐसा नहीं कि हम कोई डेसिमल वाला पॉइंट ले ले, नहीं, इंटीजर में वही आता है +-1 +-2 +-3 +-4, और इसमें 0 भी रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो ये जो हमारा p और q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो यही प्रमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q क्या हो, नॉन जीरो, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये जो हमने 1 और 3 लिया, ये 1 और 3 क्या है, वो भी तो हमारा एक प्रमेय संख्या ही है ना, क्योंकि 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे देखिए 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। हमें ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारा p और q बराबर नहीं होगा, ये कहीं पे मेंशन नहीं है। हमारा p और q बराबर भी हो सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता, उससे हमको कुछ मन लेना देना नहीं है। डिफिनेशन में सिर्फ आपको ये इतना क्लियर रहना चाहिए। तो जैसे देखिए 1 को हम क्या 1/1 के रूप में लिख दिए, तो इससे क्या होगा कि 1 भी हमारा क्या प्रमेय संख्या। अब यहाँ पे जैसे देखिए 3 है, तो 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 भी क्या है, एक प्रमेय संख्या। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 और 3 ये 2 प्रमेय संख्या हमने लिया, उसके बीच में हम एक नया प्रमेय संख्या क्या ढूंढा, 2 ढूंढा। अब देखिए 1 और 2 क्या है, ये भी एक क्या 2 प्रमेय संख्या है। तब फिर से हम 1 + 2/2 यानी कि 3/2 ढूंढ सकते हैं। ये भी क्या होगा, एक प्रमेय संख्या होगा, क्योंकि ये क्या है, p है और ये क्या है, हमारा q है। यहाँ पे q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फिर से एक प्रमेय संख्या होगा। तो इसके बीच में फिर हमको एक दूसरा प्रमेय संख्या मिल गया, कौन, 3/2। तो फिर अब हम 1 और 3/2 के बीच में एक नया प्रमेय संख्या ढूंढ सकते हैं, कैसे, तो 1 + 3/2/2। इस तरीके से हमें एक फिर नया प्रमेय संख्या मिलेगा, वो क्या होगा, तो होगा हमारा 2 × 2 3 2 5/4। तो फिर ये हमें एक नया प्रमेय संख्या, फिर इसी प्रकार हम 5/4 और 1 के बीच में फिर एक नया प्रमेय संख्या ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से हमें अनंत प्रमेय संख्या मिल जाती है। तो चलिए आप लोग का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अब आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं उसका डिफिनेशन आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भी बेसिक क्वेश्चन है ये सारा डिफिनेशन पे ही बेस्ड है। और अगर आप लोगों का डिफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो फिर आप लोग सिली मिस्टेक करते रहेंगे, और यही सिली मिस्टेक के कारण आप लोगों का नंबर कट जाएगा। जैसे आप लोगों में से बहुत से बच्चों का कहना रहता है कि हम बोर्ड में तो जाते हैं, हमने जो भी ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, जितना भी हमसे पूछा जा रहा होता है, चाहे हमें 50 में 50 बनाना हो या जो भी बनाना हो, उसमें हम पूरा में पूरा कर देते हैं। लेकिन
वो गलती हो जाता है। तो वो गलती कैसे होता है? वो गलती होने का मेन कारण है कि हमारा ऑब्जेक्ट मतलब कि हमारा जो डिफिनेशन है वो क्लियर नहीं होता। उसके कारण क्या होता है कि हम सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं वो हम जान लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि एक और कंफ्यूजन है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सम संख्या और विषम संख्या को ही भाज्य अभाज्य समझ लेते हैं। यानी कि जैसे सम संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। यहाँ पे क्या हुआ? भाज्य। तो देखिए सम और भाज्य यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को सिमिलरिटी लगने लगता है, क्योंकि सम संख्या में हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पे भाग शब्द सुनता है तो ऐसे ही उसको लगता है कि भाग और भाज्य दोनों सेम ही है, और इसलिए कभी कभी सम संख्या को ही वो भाज्य संख्या समझने लगता है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। तो ये भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो भाज्य संख्या के हम लोग को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। तो ये भाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जिसका क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे देखिए 2 से अधिक गुणनखंड कहने का मतलब कि जैसे देखिए कुछ संख्या ऐसे होती है जिसका 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे 2 हो गया, इसका गुणनखंड कौन कौन सा है? 1 है और 2 है। यानी कि इसको 2 ही संख्या डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है और 2 कर सकता है। ऐसे ही जैसे 3 हो गया, 3 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड कर सकता है? 3 को 1 कर सकता है और 3 कर सकता है। लेकिन यहीं पे आप 4 लीजिए तो 4 को कौन कौन सा संख्या डिवाइड कर सकता है? 4 को 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 4 खुद कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का कितने गुणनखंड यानी कि कितने डिवाइजर हो गया? तो 4 का यहाँ पे 3 डिवाइजर हो गया। तो जैसे ही 2 से अधिक गुणनखंड या 2 से अधिक भाजक मिल जाए तो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। ये क्या होता है? अभाज्य संख्या। और वहीं पे हमारा जो 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या होता है? भाज्य संख्या होता है, क्योंकि इसका जो है ना वो 2 से अधिक भाजक मिल जाते हैं। तो अब आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम तो अब यहाँ पे हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो अभाज्य यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। सॉरी यार, यहाँ पे कंपोजिट होगा, ये प्राइम नहीं होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देते हैं। ये जो हम जो को प्राइम बोले हैं वो को प्राइम नहीं बल्कि कंपोजिट होगा, क्योंकि को प्राइम जो होता है ना वो उसको हम सह अभाज्य बोलते हैं। वो उसको बोलते हैं जैसे 2 संख्या लेते हैं और उसका हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं, और अगर दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो जाता है तो उसी संख्या को हम को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी। बाकी चलो इसको हम कंपोजिट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। और अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। तो प्राइम जो होता है उसका क्या होता है? 2 ही गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड या इसके 2 ही भाजक होते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन में 29 है। तो अब हमें ये देखना है कि 29 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करता है। तो 29 को देखिए सबसे पहले 1 डिवाइड करता है, क्योंकि 1 जो है ना वो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होता, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो सबको डिवाइड करता है। तो इसलिए 1 के बारे में तो सबसे हमको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करेगा। बाकी अब इसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन सा संख्या इसको डिवाइड करता है। तो देखिए 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, नहीं करता, 3 करता है, नहीं करता, 4 करता है, नहीं करता, 5 करता है, नहीं करता, और इसी तरीके से 29 के अलावा इसको कोई भी संख्या डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि इसके मात्र 2 ही डिवाइजर है, यानी कि 2 ही भाजक है। तो इस तरीके से अब हमको एक अभाज्य संख्या मिल गया, वो कौन है? 29 है। चलो अब हम ये 16 के बारे में देखते हैं, क्योंकि ठीक है हमको ये मिल गया, बाकी आगे जो ऑप्शन है उसको भी तो देखना है कि वो गलत है तो कैसे गलत है।
ठीक है, हमको पहले बार में सही आंसर मिल गया, लेकिन आगे भी देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 16 है, अब 16 के लिए देखते हैं। तो 16 को देख रहे हैं, 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है और 16 खुद अपने आप को डिवाइड कर रहा है। और इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें 16 का कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, 16 का 5 मिल रहा है, यानी कि 2 से अधिक मिल रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार 15 का भी 15 भी नहीं होगा, उसी प्रकार 33 भी नहीं होगा, क्योंकि 33 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 11 भी डिवाइड कर रहा है और 33 खुद डिवाइड कर रहा है। तो इसका हमारा पहला सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ऑप्शन ए है। चलिए, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 7 + 3 √2 है, क्या है, प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है या भिन्न संख्या या पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमको चार चीज दिया गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारे साथ डिफिनेशन के साथ ही खेला गया, तो इसलिए डिफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब प्रमेय संख्या किसको बोलते हैं और अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं, ये दोनों आप लोग जान गए होंगे। प्रमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा Q क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और ये जो हमारा P और Q क्या होता है, इंटीजर होता है, यानी कि पूर्णांक होता है। पूर्णांक बोले तो +1 चाहे -1 या +2 या -2 या कुछ भी, प्लस माइनस कोई भी संख्या ले सकते हैं। और अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बाकी ये अब हमारा तीसरा क्या है, भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या किसको बोलते थे, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा P और Q क्या था, कोई भी इंटीजर हो रहा था, लेकिन जब हमारा P और Q, तो चलिए अब यहाँ पे हम दूसरा नोटेशन यानी कि दूसरा निर्देशांक लेते हैं, क्या लेते हैं, A/B लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो A और B जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या, ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 से लेकर के अनंत संख्या यानी कि 0 1 2 3 ... इन्फिनिटी, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो जहाँ पे हमारा B क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। बाकी ये क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर बोले तो +-1 +-2 +-3, यानी कि प्लस और माइनस के जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, जिसमें 0 भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो चलिए, ये जो हमारा जो 7 + 3 √2 है वो क्या है, वो एक अप्रमेय संख्या। वो कैसे है, तो इसको जानने से पहले प्रमेय और अप्रमेय संख्या के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी होता है, मतलब कुछ एडिशन बोले तो जोड़ घटाओ गुना भाग का कुछ नियम होता है, वो जान लेते हैं। नियम क्या है, नियम यही है कि जैसे देखिए, अगर हम 2 प्रमेय संख्या जोड़ते हैं, यानी कि अगर प्रमेय प्लस परिमेय करते हैं, तो हमें जो मिलता है वो क्या होता है, एक प्रमेय संख्या ही मिलता है। चाहे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्रमेय संख्या में से प्रमेय संख्या घटाते हैं, वो भी फिर भी हमें क्या मिलता है, प्रमेय संख्या ही मिलता है। 2 प्रमेय संख्या को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी हमें क्या मिलता है, प्रमेय संख्या ही मिलता है। चाहे हम 2 प्रमेय संख्या को आपस में डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलता है, प्रमेय संख्या मिलता है। उसी तरीके से अगर हम अपरिमेय और अप्रमेय संख्या को जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है, अपरिमेय। कि 2 अप्रमेय संख्या का एडिशन भी क्या होता है, एक अप्रमेय संख्या ही होता है। सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव भी क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कंडीशन हो जाता है कि वो अप्रमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हम देखते हैं, जैसे देखिए, अब हम 2 अप्रमेय संख्या लेते हैं, कौन, एक √3 लेते हैं। √3 क्या है, अप्रमेय संख्या। अब दूसरा अप्रमेय संख्या वो भी हम क्या ले लेते हैं, √3 ही ले लेते हैं। अब जब हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमें सिर्फ 3 आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा 3 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने 2 अप्रमेय संख्या यानी कि सेम अप्रमेय संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक प्रमेय संख्या मिल गया। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 अप्रमेय संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन वो अप्रमेय हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे दूसरा है, एक हमने क्या लिया, √2 लिया और दूसरा क्या लिया, √3 लिया। तो देखिए, जब हम इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, √6 आया। अब ये √6 क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 अप्रमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन अप्रमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि जैसा हमें यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दिख जा रहा है, ऐसे ही डिवीजन में भी है कि 2 अप्रमेय संख्या का डिवीजन अप्रमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब यहाँ पे हमने देख रहा है कि हमें यह क्या है, 7 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। 3 + हाँ, अब अगला
अगला जो प्रॉपर्टी वो हम देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है, हमारा जो अगला प्रॉपर्टी वो ये है कि प्रमेय और अप्रमेय संख्या का, प्रमेय और अपरिमेय, तो जब हम प्रमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। चाहे हम उसको आपस में घटाते हैं फिर भी हमको एक अपरिमेय संख्या मिलता है, चाहे हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हमको क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है, चाहे हम एक प्रमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को आपस में डिवाइड करते हैं फिर भी हमको क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारा जो 7 है, ये जो हमारा 7 है वो क्या है, एक प्रमेय संख्या है। बाकी यहाँ पे 3 क्या है, प्रमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने देखा कि प्रमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम आपस में गुना करते हैं तो क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। और जब हम एक अपरिमेय संख्या में एक प्रमेय संख्या जोड़ते हैं तो फिर भी हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न फिर क्या है कि निम्न में से कौन प्रमेय संख्या, तो ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी पर आधारित है। तो इसमें भी देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बी, अब बी ऑप्शन में देखिए तो ये हमारा क्या नहीं होगा, बी ऑप्शन में क्या है, 2√3 है। तो यहाँ पे 2 क्या, एक प्रमेय संख्या, √3 क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि प्रमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी नहीं होगा। वैसे यहाँ पे क्या है, 4 एक प्रमेय संख्या, उसमें से हम क्या करें, एक अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं। तो प्रमेय में से जब हम अपरिमेय घटाते हैं तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन बचा, डी 16। हम देखिए √16 क्या आता है, 4 के बराबर होता है। अब 4 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या, तो इसलिए हमारा डी क्या हो गया, सही हो जाएगा। तब जैसे हमारा ये 5वां क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन क्या था कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात क्या है। तो आप लोगों को एलसीएम निकालना आता ही होगा। तो चलिए हम 5, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको क्या होता है, 5 ही कम लगाते हैं, 1, 3, 4, यहाँ पर 5 × 3 × 4 = 60 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम यानी कि लस हो गया। और इसका मौसा निकालना, तो जैसे देखो पहले हम 5 और 15 का मौसा निकालते हैं। मौसा मतलब कि महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक बोले तो इस दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो इस दोनों को डिवाइड जो करेगा वो सबसे बड़ी संख्या 5 है, क्योंकि 5 के अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं जो 5 और 15 दोनों को एक साथ डिवाइड करे। और अब जब हमें 5, 15 और 20 का मौसा ढूंढना है तो इसमें भी हमें यही देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या जो 5, 15 और 20 तीनों को एक साथ डिवाइड करता हो और वह सबसे बड़ा हो। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि 5 वैसा संख्या जो 5 को, 15 को और 20 को तीनों को एक साथ डिवाइड करता है सबसे बड़ा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा लस और मौसा है उसका अनुपात बताना। तो अनुपात कैसे लिखते हैं, तो अनुपात लिखने के लिए हमको किसको, लस और मौसा को, तो हमारा लस कितना आता है, 60 आता है, और हमारा मौसा कितना आता है, 5 आता है। तो क्या हो गया, 60:5, यानी कि ये क्या हो गया, 12:1, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी है। तो इस तरीके से आपका जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। फिर अगले वीडियो में हम इसी तरीके से आप लोगों के बीच में जो भी आप लोगों का पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन हो या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लाते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।